हमने लास्ट क्लास में बात की थी किससे रिलेटेड? ज्योमेट्री। सारी ज्योमेट्री क्लियर है एकदम? ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल। कौन से कटिंग टूल की बात की रही है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कौन कौन से एंगल्स होते हैं जल्दी से बताइए। कौन कौन से एंगल्स होते हैं? कटिंग एज सबसे पहले कहां से चलोगे सर? साइड साइड कटिंग एज होती है, उसके साथ ही हमारे पास क्या होती है? एंड कटिंग एज होती है। साइड कटिंग एज ये होगी, एंड कटिंग एज ये होगी। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है? रेक एंगल। तो पहले तो हमारे पास कटिंग एज है, तो साइड कटिंग एज होगी, एंड कटिंग एज एंगल हो गया। उसके बाद रेक एंगल कौन से हो गए? ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला साइड रेक एंगल। साइड रेक एंगल। अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं तो और अगर मैं बात करता हूं अब रिलीफ एंगल ये वाला, तो साइड रिलीफ एंगल ये हो गया सॉरी एंड रिलीफ एंगल। ठीक है, तो ये हमारे 6 और साथ ही नोज कहां होती है? ये वाली या ये वाली? कौन सी? ऊपर वाली। ऊपर वाली हमेशा नोज होगी। जो नोज एंगल सब्स्टिट्यूट करती है यहाँ पर वो कौन सा होता है? नोज एंगल। और अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये कौन सा होगा? लिप एंगल। ठीक है, इधर से भी कौन सा होगा? लिप एंगल। ठीक है, तो ये जो कटिंग वाले एंगल्स होते हैं वो हमारे लिप एंगल हो गए, और जो नोज सब्स्टिट्यूट कर रही है उसे नोज एंगल बोल देते हैं। ठीक है, तो या फिर उसे वहां पर हम टिप एंगल बोल देते हैं, जो हमारी टिप है। चलिए, तो सबसे पहले हम बैक रेक एंगल की बात कर रहे थे। तो बैक रेक एंगल के जो प्रॉपर्टीज होंगी या बैक रेक एंगल का जो काम होगा वो क्या क्या होगा? बैक रेक एंगल का काम क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, हमें फिर से नहीं पढ़ना, आपने रेक एंगल को समझा था क्या क्या था? रेक एंगल क्या क्या करता था? रेक एंगल क्या क्या चीजें किया करता था? याद करो जब मैंने ये चीज समझाई थी आपको। ठीक है, जब मैंने ये चीज समझाई थी आपको तो उसमें रेक एंगल ये था। अब भाई डेफिनेशन तो एक ही होगी ना, जो चीज एक ही है तो उसको चाहे हम बैक रेक बोल लें चाहे हम साइड रेक बोल लें। ये किसका फिगर है? ये किसका फिगर है? दिस इज द ऑर्थोगोनल कटिंग। ठीक है, और वो जो मैं बैक रेक और साइड रेक बोल रहा हूँ वो किसमें आएगा? वो किसमें आएगा? जरा सोचो इस चीज को, वो किसमें आएगा? वो किसमें आएगा? जो साइड रेक एंड बैक रेक आएगा वो किसमें? टर्निंग। ऑर्थोगोनल नहीं वर्ड यूज करेंगे अभी क्या है? टर्निंग। टर्निंग का टूल कौन सा है? ये। ऑर्थोगोनल कटिंग का टूल कौन सा है? ये। बात क्लियर रखो इन चीजों को माइंड में। ऑर्थोगोनल कटिंग किससे हो रही? इस टूल से। रेक एंगल कौन सा होगा? ये रहा रेफरेंस एंगल, रेफरेंस प्लेन। ठीक है, वहां से जो एंगल बना है दिस इज द ऑर्थोगोनल कटिंग में रेक एंगल। रेक एंगल की स्लाइड खोल लो जरा, कहां गई? ठीक है, हमने क्या क्या बात की थी? रेक एंगल जब हमने रिकमेंडेशन की बात की। ठीक है, रिकमेंडेशन। उम्मीद है आपको याद भी होगा रिकमेंडेशन। उम्मीद है याद भी होगा सारी चीजें क्या क्या थी। क्या क्या थी जो पॉजिटिव रेक एंगल या रेक एंगल की बात करूं, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात ना करूं, सिंपल रेक एंगल की बात करूं तो क्या क्या होंगी? क्या क्या चीजें वो करेगा? शिफ्ट फ्लो को डायरेक्शन देगा। ठीक है, दूसरी बात टूल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा या फिर फोर्स को कम करेगा, या फिर अगर मैं रेक एंगल पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल मैंने पॉजिटिव बनाए हुए हैं तो पॉजिटिव वाले पर चले। पॉजिटिव बनाए हुए हैं ना दोनों इस फिगर में, पॉजिटिव वाले पर चले। पॉजिटिव वाले में क्या क्या होगा? हमारा कटिंग पावर भी क्या होगा? कम लगेगा। कटिंग पावर भी क्या होगा? कम लगेगा। कटिंग फोर्स भी क्या लगेगा? कम लगेगा। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है कि लो वेलोसिटी पे काम कर रहा होगा। ठीक है, जो पॉजिटिव रेक एंगल है। ठीक है, और अगर हम यहाँ टिप लगा के नेगेटिव रेक एंगल दे देंगे तो हायर स्पीड पर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो जो मेन चीजें हैं यहाँ पर रेक एंगल की वो क्या क्या हो जाएंगी? जो मेन चीजें हैं यहाँ पर रेक एंगल की वो क्या हो जाएंगी? फर्स्ट थिंग इज चिप को डायरेक्शन देगा, पहला काम तो ये हो गया। सेकंड इज लो फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या करेगा? रेक एंगल कम करेगा। ऐसे ही जो पावर है उसकी वैल्यू भी क्या करेगा? कम करेगा। बात क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें तो होनी ही है ना। ठीक है, अब इसी सेंस में अगर मैं बैक रेक एंगल की बात करूं तो बैक रेक एंगल कौन सा हो गया? ये वाला। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी? इसकी भी सेम प्रॉपर्टी होंगी ना, जो रेक एंगल समझा था वही प्रॉपर्टी इसकी होंगी। क्या क्या? ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा चिप को। ठीक है, दूसरा क्या करेगा? ये
दूसरा क्या करेगा, शार्पनेस प्रोवाइड करेगा। एक चीज और हमारी हो जाएगी क्या, शार्पनेस प्रोवाइड करेगा। वो तो पॉजिटिव ठीक है, हाँ पॉजिटिव की बात को लेके हम समझ रहे हैं चीजों को, है ना। वैसे ही हम नेगेटिव को लेके चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ ब्रिटल मटेरियल ले लिया शाफ्ट का, तो इसको अगर करना है तो किससे करोगे, यहाँ पर नेगेटिव रेक्टेंगल लगाओगे, टूल टिप पर क्या लगाओगे, इंसर्ट लगाओगे। ठीक है, तो वो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी सिंपल इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि बैक ट्रैक हमारा जो हमने रेक्टेंगल्स पढ़े हैं उसी के सेंस में चीजों को लेके चलो, और कुछ नहीं। ठीक है, बैक ट्रैक में क्या होगा, बस इससे रिलेट कर रहे हैं। कटिंग एज ये हो गई, बिल्कुल ऑर्थोगोनल कटिंग की तरह काम करेगा, बट ये चीज मत समझ लेना कि ये ऑर्थोगोनल कटिंग होगी। ये हमारी कौन सी कटिंग होगी, ओब्लिक कटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें अभी समझ में आ जाएंगी, आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा हो गया साइड रेक एंगल। इस वाली कटिंग एज से क्या चल रहा होगा, साइड रेक एंगल, ऐसे ये वाला साइड रेक एंगल, इसकी भी सेम क्या क्या डायरेक्शन को फ्लो कराएगा, चिप को फ्लो करने की डायरेक्शन देगा। दूसरा पावर को कम करेगा, फोर्स को कम करेगा, शार्पनेस को बढ़ाएगा। पॉजिटिव साइड रेक एंगल, तो रेक एंगल के काम तो वही होंगे ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो रेक एंगल हमने इसमें समझा था ऑर्थोगोनल कटिंग में, वही काम होगा हमारा इस टर्निंग में। ठीक है, वर्डिंग पर ध्यान देना। अभी मैं टर्निंग बोला, ऑर्थोगोनल टर्निंग या ओब्लिक टर्निंग की बात मैंने अभी नहीं की। एक्चुअली ये ओब्लिक कटिंग है, बट उसकी बात अभी मैं नहीं करूंगा। तो इसमें जो हमारे टर्न्स होंगे, सबसे पहले क्या हो गया, पहले तो हाँ बैक रेक एंगल किस किस के बीच में बन रहा है, पहले ये आंसर दो। बैक रेक एंगल किस किस चीज के बीच में बन रहा है, एक सेकंड, मुझे 1 मिनट और देना, 1 मिनट और देना। एक्चुअली मुझे पेजेस ऐड करने होंगे। ये जो था इसमें देखो, ये जो हमारा जो हमने कल फिगर्स बनाए थे उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले हमारा जो रेक एंगल आएगा, जो हमारा रेक एंगल आएगा वो किस चीज के बीच में आएगा, रेक एंगल हमारा किस डायरेक्शन के बेसिस पर आप लोगे। हमारे पास सूत्र क्या हो गया, ये रहा ऐसे, ये हो गया यहाँ पर। इसमें किस तरह का फिगर बन के आएगा, ये कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रुथ बन के आएगा। अब बताइए मुझे, जब आप रेक एंगल काटोगे तो कौन सी प्लेन से काटोगे, बेस कौन सा है इसका, ये वाला, मतलब ये जो है इसका वो क्या है, बेस है, बेस वाला प्लेन। तो बेस प्लेन एंड रेक एंगल कौन से वाले प्लेन से कटेगा, बेस प्लेन एंड फेस ऑफ प्लेन विड्थ के पैरेलल। उससे क्या निकल के आएगा मेरा, उससे क्या निकल के आएगा मेरा, उससे क्या निकल के आएगा, कौन सा वाला रेक एंड रिलीफ, कौन सा वाला रेक एंड रिलीफ, कौन से वाले। अगर मैं ये प्लेन काटता हूं ऐसे, तो ये क्या हो गया, बेस के परपेंडिकुलर एंड विड्थ के पैरेलल। तो ये क्या देगा मुझे, साइड रेक एंगल। इसमें फिगर कैसा बन के आएगा, ऐसा, इसमें फिगर बन के आएगा ऐसा। तो यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है मुझे, ये होगा, कौन सा एंगल होगा ये बताइए, दिस इज दिस साइड रिलीफ एंगल, दिस इज दिस साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा मेरा साइड रेक एंगल। देखो ये चीजें आपको खुद से भी बनानी है। ठीक है, इससे ऐसा नहीं है कि मतलब आपने वहां पर फिगर्स देख रखे थे और सिर्फ इमेजेस आपके पास है ना, ये चीज खुद से भी बनानी है। इसलिए यहाँ पर मैं इस तरह से इनको प्लॉट भी कर रहा हूँ। अब दूसरा डेफिनेशन, ये तो हो गया साइड रेक एंड साइड रिलीफ का। दूसरा डेफिनेशन किसका होगा, ठीक है, एंड रेक एंड रिलीफ। तो एंड रेक एंड रिलीफ कौन से वाले प्लेन से मिलेगा, काटो जरा, कौन से वाले से, जो कि बेस के पैरेलल होगा एंड अलोंग द लेंथ। बेस के पैरेलल पहले करो, बेस क्या है हमारा, यही है ना बेस हमारा, कंफ्यूज मत होना। बेस हमारा चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, है तो बेस के पैरेलल ही है। तो बेस के पैरेलल एंड लेंथ के अलोंग। अगर ऐसे काटोगे तो क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, कटिंग मिलेगा इससे। ठीक है, आपको क्या चाहिए, एंड रिलीफ एंड रिलीफ एंड बैक रेक या बैक रेक ऐसा। तो उसके लिए क्या करो, परपेंडिकुलर टू बेस, ऐसे काटो, परपेंडिकुलर टू बेस एंड अलोंग द लेंथ, परपेंडिकुलर टू बेस एंड अलोंग द लेंथ। कौन सा वाला होगा, इसे मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखो येलो कलर से जो कटेगा, ये वाला प्लेन। ठीक है, ये वाला प्लेन ऐसे जा रहा होगा,
तो ये जो प्लेन आपका कटेगा ये क्या है, परपेंडिकुलर टू बेस है, बेस के परपेंडिकुलर है एंड अलोंग द लेंथ है। तो यहाँ से क्या क्या चीजें कट के आएंगी, ये कैसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये ठीक, तो ये जो आपके पास एंगल मिल के आ रहा है मुझे, कौन सा वाला, ये वाला है, ये वाला एंगल क्या है हमारे पास, दिस इज द एंड और बैक रेक एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल है ये होगा हमारा एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ, ठीक है ना। अब थर्ड प्लेन हमारा कौन सा होगा, थर्ड प्लेन और काट लेते हैं, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन क्या काटोगे, पैरेलल टू बेस एंड अलोंग द लेंथ, तो वो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा ये, ऐसे करता है वाइट कलर से, ठीक है। तो ये चीज हमारी ऐसे, ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलल टू बेस एंड अलोंग द लेंथ। तो इससे क्या कटेगा, इससे कटेगा हमारा शेप ऊपर से दिखेगी, ऊपर से कैसी शेप दिखेगी, ये शेप दिखेगी कुछ, ये सुन, ये दिखेगा कुछ ऐसे। ये हमारा पीछे का क्या है, स्ट्रेंथ, ऊपर से देख रहे हो आप इसे, ये एक तरह से मेरा क्या है, टॉप व्यू, ये है मेरा टॉप व्यू, ये क्या है मेरा साइड व्यू, ठीक है, ये है मेरा टॉप व्यू, ये है साइड व्यू ऐसे वाला, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा फ्रंट व्यू। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे फ्रंट व्यू कहां से देखने पर, जब हम इस चीज को यहां से फ्रंट मानते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी तो याद होंगे सारी चीजें, ठीक है। ये है मेरा फ्रंट साइड, ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया लेफ्ट साइड व्यू, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा फ्रंट व्यू, ये हो गया मेरा टॉप व्यू, ठीक है। इसमें जो साइड कटिंग एज होगी वो कहां पर होगी, एंगल, ये क्या हो गई मेरी साइड कटिंग एज। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको फिगर ये भी मिल सकते हैं, 3D वहां पर गेट के एग्जाम में आएगी, गेट में आ सकती है, ये सी में तो नहीं बनाने वाले हो, ठीक है। तो आपको ये भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कंप्यूटर बेस्ड होता है तो उसमें आराम से फिगर बन जाते हैं। तो यहाँ पर साइड कटिंग एज ये हो गई, ठीक है, एंड कटिंग एज ये हो गई। आप कहोगे कि यार इतनी बार क्यों समझा रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एंगल क्या होगा मेरा, साइड कटिंग एज, ठीक है, एंड दिस इज द एंड कटिंग एज, ठीक है। ये चीजें हमारी, ठीक है। तो अब इनके कुछ नाम भी लिख लें, नाम भी लिख लें, हर चीज कंप्लीट करो। यही साइड रिलीफ एंगल क्या है, रिलीफ एंगल किससे डिनोट करते थे आप, गामा, ठीक है। तो ये क्या होगा, गामा एस, दिस इज द गामा एस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हम चीजों को ना थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, दिस इज द अल्फा एस, गुड। ये वाली चीज क्या हो गई, अल्फा बी, गुड। ये वाली चीज क्या हो गई, गामा बी, गामा, गामा बी, गामा ई, ठीक है, क्योंकि बी सिर्फ और सिर्फ बैक रेक एंगल में बी आ रहा है, ठीक है। बैक रेक से बी जो बी ए सी के है, तो उसमें बी मैंने लिया यहाँ पर बैक का, क्योंकि इसका नाम बैक होता है ना एंड होता है, ये ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज लेके चल रहे हैं गामा ई, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हम कटिंग एज एंगल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया सी एस, ठीक है। और ये क्या होगा सी ई, ठीक है। ये फाइनल आउटकम निकल के आ गए हैं। कल की जितनी भी वीडियो थी, कल का जितना भी ये काम था, जितने भी इमेजेस थे, उन सबका आउटकम क्या निकल के आ रहा है। उम्मीद है आपने अगर रिवाइज किया होगा तो ये चीज समझ में आ रही है, रिवाइज नहीं किया होगा तो ये चीजें अभी भी टफ लग रही होंगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक। अब आगे चलें थोड़ा। तो अब बैक रेक एंगल की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बैक रेक एंगल किसमें मिला मुझे, बैक रेक एंगल मुझे मिला इसमें। ये कौन सा प्लेन है, ये है प्लेन मेरा येलो वाला, मतलब बेस के परपेंडिकुलर एंड अलोंग द लेंथ। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर पढ़िएगा, इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल। फेस ऑफ द टूल का मीनिंग क्या हुआ, फेस हमारे पास क्या है, ये देखो फेस हमारे पास क्या होगा, ये वाला, कल भी मैंने दिखाया था, ये इस साइड वाला फेस होगा या नहीं होगा, ये ऊपर वाला। तो ऑब्वियसली ये वाली चीज क्या है, मेरी फेस है ना, ये वाली चीज क्या है, फेस है ना, ऊपर वाला सरफेस, ये जो दिख रहा है यहाँ पर 3D में, तो ये है हमारा फेस, मतलब रेक सरफेस। रेक ये तो है ना ऊपर वाला, ये रेक सरफेस या फेस, ये जो ऊपर का दिख रहा है। फ्लैंक कौन से थे, कल आपने बताया थे, फ्लैंक कौन से है, ये एंड ये हमारे रिलीफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेस के बीच में और बेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज द बैक रेक एंगल। फेस के बीच में और जो बेस के पैरेलल जो लाइन खींची जा रही है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज द बैक रेक एंगल, ठीक है। तो
It is the angle between the face of the tool and the base of the shank or holder and is usually measured, क्योंकि आपको बेस के हिसाब से वो प्लेन भी बताना पड़ेगा, and is usually measured in a plane perpendicular to the base and parallel to the along the length of the tool. ठीक है, बात समझ में आ गई है? ये हमारा हो गया बैक रेक एंगल का डेफिनेशन, और ये डायरेक्टली डेफिनेशन उठ के आती है क्वेश्चन, चाहे बीएसयूज हो चाहे आईएएस, ठीक है, तो ये डायरेक्टली उठ के आती है। क्लियर है? गेट में सीधा क्वेश्चन आएगा बैक रेक एंगल से, बात क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, इट अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द टूल टू शेयर द वर्क मटेरियल एंड फॉर्म द चिप्स। ऑब्वियस है कि ये क्या करता है, ये हमारा इफेक्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि बैक रेक एंगल से ही हमारी शार्पनेस आ रही है, ठीक है, बैक रेक एंगल से हमारी शार्पनेस आ रही है, और जो चिप हमारे पास निकल रही है उसको ये डायरेक्शन भी दे रहा है और चिप की वैल्यू भी निकाल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा और अपने माइंड में इस चीज को क्लियर करके ऐसे देखो, आज तक शायद आपने इस चीज पर ज्यादा गौर ना किया हो, जबकि ये चीजें मैंने पहले भी समझाई हुई है। क्या, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं आपसे ऑर्थोगोनल में ये चीज कहता हूँ, देखते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, अगर आपका माइंड यहाँ पर कभी नहीं गया है तो इस चीज को सोचो। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर अल्फा है, ठीक है, इस चीज को पर्टिकुलर अल्फा लेके चलते, ये हो गया रेक एंगल अल्फा पर, इस शायद मैंने एक दो चीजें समझाई भी आपको, अल्फा पढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो इसी का एक दूसरा फिगर मुझे लिखना है। अब जरा सोचना, अगर मैं टूल को, एक सेकंड, अगर मैं टूल को एस से लेके आया, इसका मैंने अल्फा चेंज किया, ध्यान समझना, इसका मैंने अल्फा चेंज किया, तो क्या होगा, अगर यार बस आप फील पर चले गए ना, काम खत्म हो जाएगा। देखो फील करना इस चीज को, क्या होगा कि अगर आपने अल्फा ज्यादा लिया तो ये शेयर कहां से होगा, पहले मैं इसे जरा फिक्स होगा, ठीक है, ये चीज ऐसे है, अगर आपने अल्फा ज्यादा लिया तो बस ये सोचना थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये एक बार समझ में आ गया ना, तो ये कॉन्सेप्ट ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ऐसे देखो, अगर मैं इसको ध्यान से समझना, अगर मैं इसको यहां से अगर मैं इसको यहाँ से अल्फा कम करके, टूल अब अपने माइंड में रखना, ठीक है, टूल में नहीं लेके आ सकते, यहाँ पर अगर टूल लेके चल रहे हो उसका अल्फा क्या होगा, कम, उसका अल्फा क्या होगा, कम, अगर ये टूल यहाँ तक है तो उसका अल्फा क्या होगा, कम, दिख रहा है ना, गैप में टूल रखा होगा, अल्फा कम है, तो ये जो आपके पास टूट रहा है वो कैसे टूट रहा है, ये जो चिप फ्लो हो रही है, ये चिप कहाँ से फ्लो हो रही है, सोच के देखो जरा, ये चिप कहाँ से फ्लो हो रही है, ये चिप फ्लो कहाँ से हो रही है, अगर अल्फा कम है तो ये चीज यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है, अगर एंगल एग्जैक्ट मत रखो, ठीक है, बस थोड़ा सा अपने माइंड में रखो, अगर मैं अल्फा को बढ़ा देता हूँ, तो ये चीज ऐसे जाएगी, ये चीज ऐसे जाएगी, अब चिप कहाँ से फ्लो होगी, मतलब चिप का जो शेयर प्लेन आएगा वो कहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, बस ये थोड़ा सेंस समझना, बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? अगर आप अल्फा को छोटा रखते हो, मतलब अगर शार्पर टूल देते हो, यहाँ पर ध्यान से समझो कि अगर मैं यहाँ पर एक शार्पर टूल देता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को ऐसे, अगर मैं यहाँ पर एक शार्पर टूल देता हूँ ऐसे, इस चीज को फाइनली इससे भी समझा दूंगा अभी चाकू से, नाइफ से, अगर ये शार्पर टूल देता हूँ, इसका अल्फा क्या है, ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर जो चिप निकल के आएगी, जरा सोचिएगा, चिप निकल के आएगी वो ज्यादा थिकनेस की होगी या कम थिकनेस की होगी, वर्क की डेप्थ से, वर्क की डेप्थ ऑफ कट से वो ज्यादा थिकनेस की होगी या कम थिकनेस की होगी, इसके बारे में सोचना, ये यहाँ से ये ज्यादा थिकनेस की होगी या कम थिकनेस की होगी, है ना, बस इस चीज को फील कर रहे हैं, ये चीज ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी, है ना, ये जो चिप यहाँ से फ्लो होगी वो ऐसे फ्लो होगी या नहीं होगी, अगर आपने अल्फा ज्यादा लिया, अगर अल्फा जितना आप ज्यादा लोगे, मतलब जितना टूल ऐसे लेके चलोगे, उतना ही ये मटेरियल का जो चिप निकल रहा है वो उसकी थिकनेस के बराबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, बस ये फील करो, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर आप टिप लगाते हो तो उसके बाद सोचो कि ये कितना थिकनेस आएगा, तो थिकनेस तो सेंस को लेके चलो,
थिकनेस की सेंस को लेके चलो, ठीक है। थिकनेस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास थिकनेस किसके हिसाब से निकलेगा, जो हम यहाँ इस चीज पर इस तरह से कट कर रहे होंगे, जो शियर प्लेन आ रहा होगा। अभी शियर प्लेन आता कैसे है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जो फोर्सेस हम लगा रहे हैं उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो जो मेरा अल्फा होता है, इस चीज को समझो, जो मेरा अल्फा होता है मतलब ब्रेक एंगल जो होता है वो हमारे शियर फ्लो को चेंज करता है। ये थ्योरीज दी गई है, एक्चुअली ये थ्योरीज है। अभी थ्योरीज के बारे में आगे लेके चलूंगा। कौन कौन सी थ्योरी है ये हमारी, मर्चेंट्स थ्योरी, ठीक है, ली एंड सफर्स थ्योरी, ठीक है। तो ये सारी जो थ्योरीज हैं वो मैं अभी आगे लेके चलूंगा। उनके थ्योरी के बेसिस पर आप अल्फा और फाई में रिलेशन लेके चलते हो। किस किस में, अल्फा एंड फाई में रिलेशन उनकी थ्योरी के। और ये थ्योरी कैसी है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। तो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी से जो हमारे पास आउटकम निकल के आया है उसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि अगर मेरा अल्फा इतना है तो मेरा फाई इतना होगा, ठीक है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने हिंट दिया है कौन सी चीज का, इस रेट एंगल की इस डेफिनेशन, ठीक है। बाकी मैं अभी जब मर्चेंट थ्योरी समझाऊंगा और जब ली एंड शेफर्ड थ्योरी समझाऊंगा उस टाइम पर मैं इसके बारे में और अच्छे से डिटेल बताऊंगा, तो उस फॉर्मूले के बेसिस पर। अगर मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, in turning positive backrake angle takes the chips away from the machined surface। इस चीज को आराम से समझना। in turning positive backrake angle takes the chips away from the machined surface, whereas negative backrake angle directs the chip on the machined surface। ये क्या हो रहा है इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। जो खाली बोतल रखी है पॉजिटिव ब्रेक होगा सर उसमें सर चिप सर आगे फ्लो करेगी, और जब नेगेटिव हो जाएगा सर वो ऊपर चल जाएगा तो चिप वापस घूम के मशीन सरफेस पे चल जाता है। सोचो थोड़ा इस चीज को। अगर मैं आपको कहता हूँ ये मेरे पास टूल है, ये ऐसे टूल है, ठीक है। अगर इसका मैं पॉजिटिव रेक एंगल देता हूँ, पॉजिटिव रेक एंगल ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, इस चीज को घुमाओ, ये शाफ्ट है मेरी, इस चीज को मैंने ऐसे घुमाया, जो चिप है वो किधर की ओर जा रही है, चिप यहाँ से उतरती हुई, इससे उतरती हुई ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। मतलब ये दूर जा रही है किससे, हमारे इससे पर्टिकुलर जो हमारे पास जॉब है उससे, वर्क पीस से, उससे दूर जा रही है। बट अगर मैं इसका नेगेटिव रेक एंगल लेके जाता हूँ तो अगर नेगेटिव में हो गई, ठीक है, तो नेगेटिव रेक एंगल लेके जाता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही चिप आएगी तो ये घूम के फिर से इसी चीज पर आएगी वापस या नहीं आएगी, इस पर आएगी वापस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा डायरेक्ट करेगा फिर से नेगेटिव रेक एंगल चिप को किस पर, उसी जॉब, उसी जॉब पर। तो ऑब्वियस है कि जब आप इस चीज को आगे की तरफ लेके जा रहे हो तो वो किस पर आ रहा है, मशीन सरफेस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि आप टर्निंग कर रहे हो, सिंपली सोचो, टर्निंग करते हुए इधर वाली चीज क्या कर दिया आपने, स्मूथ, आगे क्या है, रफ है। तो जब आप आगे की तरफ लेके जा रहे हो और ये कैसी है, ऑब्लिक कटिंग है, तो ऑब्वियस है इस पर चिप कैसे जाती है, ऐसे फ्लो होके, बिल्कुल 90 डिग्री कभी नहीं निकलती रेक एंगल की वजह से, ऐसे जाएगी। तो ऐसे जाएगी तो क्या होगा कि ये वाली जो चिप यहाँ से घूम के आ रही है, ये जो चिप यहाँ से घूम के आ रही है, चिप के बारे में सोच लो थोड़ा सा, ये जो चिप यहाँ से घूम के आ रही है, ये चिप फिर से आपकी कैसे जाएगी, ये जो चिप यहाँ से घूम के आ रही है ऐसे, ये चिप कहाँ जाएगी, देखो मशीन सरफेस पर। तो मशीन सरफेस किसकी हो गई, इसकी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, सोच लो, ठीक है। नेगेटिव रेक एंगल से ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा थिंकिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, कुछ फायदे तो कुछ नुकसान। नुकसान क्या है कि हमारी जो चिप है वो उसी मशीन सरफेस पर जा रही है, बट फायदा क्या है, फायदा ये है कि पॉजिटिव रेक एंगल में, पॉजिटिव रेक एंगल में जो चिप आएगी वो किधर की तरफ आएगी, ऑपरेटर की तरफ, ठीक है। जबकि नेगेटिव रेक एंगल में चिप ऑपरेटर से तो बचेगी। तो हमें अपनी ह्यूमन कंफर्ट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मशीन भले से एक बार तो खराब हो जाए बट आदमी तो खराब ना हो, ठीक है, ऑपरेटर का जान माल का नुकसान ना हो। तो वो जो सेंस होता है उसके सेंस में क्या होता है, हमारा नेगेटिव रेक एंगल टूल इज बेटर, नेगेटिव रेक एंगल टूल बेटर है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, आप ये सोचते हो कि सर मशीन सरफेस पर फिर से चिप जा रही है तो ये तो बेकार है, नेगेटिव रेक एंगल नहीं लेना चाहिए। बट उसका साइड इफेक्ट देखो, अगर पॉजिटिव रेक एंगल लोगे तो चिप कैसे जाएगी, ऐसे, चिप कैसे जाएगी, ऑपरेटर की तरफ, और ये चीज क्या करेगी, नुकसान देगी, ठीक है। जबकि नेगेटिव रेक एंगल वाली क्या होगी, चिप हमारी भले से ही मशीन सरफेस पर जा रही है बट कम से कम ऑपरेटर तो बचा हुआ है,
ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, उसके बाद अगर हमें दिख भी रहा है तो उसको छोटा मोटा ग्राइंडिंग कर लो। वैसे भी जो चिप होती है वो ज्यादा नुकसान दे नहीं सकती मशीन सरफेस को। क्यों? क्योंकि वो खुद से टूट जाएगी, क्योंकि वो क्या है हमारी वीकर जोन। मैंने बताया था ना कि जो चिप हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स हमने पहले ही ग्रेन तोड़ दिया है, तो वो तो हमारी पहले से ही वीक है। तो क्या वो मशीन सरफेस को ज्यादा हार्म पहुंचाएगी? नहीं, बट हाँ जो चिप है वो ऑपरेटर को ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है। इसीलिए हम निगेटिव रेक एंगल का यूज पॉजिटिवली करते हैं। ठीक है, मतलब नेगेटिव रेक एंगल को हम ज्यादातर यूज करते हैं। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, भले से आपका ये नेगेटिव बैक रेक एंगल आपको ऐसा लग रहा होगा कि मशीन सरफेस पे फिर से जा रही है, तो फायदा क्या है, नेगेटिव रेक एंगल का नहीं है, पॉजिटिव रेक एंगल का है, क्योंकि वो डायरेक्ट कर रही है अवे, दूर लेके जा रही है, तो पॉजिटिव रेक एंगल अच्छा होना चाहिए। बट नहीं, उसी का नुकसान ये है कि वो ऑपरेटर को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो थिंकिंग सिर्फ यही नहीं, थोड़ा सा और आगे भी रखते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए चीजें बता रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, बैक रेक एंगल का इफेक्ट। ठीक है, बैक रेक एंगल का जो काम हो रहा है वही हमारा क्या होगा, साइड रेक एंगल का। तो बस एक भी पढ़ना है, दूसरी चीज में सिमिलरली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट चीज बैक रेक एंगल में और क्या चल रहा है। बैक रेक एंगल में आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या क्या चीजें हो रही है, जरा समझिएगा। मैंने ये वाली चीज यहाँ पर समझाई है। ठीक, अगर मैं एक सिंपली बैक एक रेक एंगल के बारे में बोलता हूँ आपसे, ठीक है, तो ये रेक एंगल आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो अपने माइंड में। ठीक है, जो मैं बैक रेक की बात करूँ या फिर एंड रेक की बात करूँ, ये मतलब सॉरी साइड रेक की बात करूँ, तो अगर मैं ये वाली चीज ऐसे लेके चला, ठीक है, तो ये वाला फोटो मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ फिलहाल, ये फोटो मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस चीज में ऐसे लेके चल रहा हूँ तो जरा सोचिएगा, जब इसमें चिप फ्लो हुई, मतलब जब मशीन, ये शाफ्ट का पार्ट है, ये शाफ्ट का पार्ट है, जब मशीन यहाँ से मशीनिंग करना शुरू किया हमने वर्क पीस पर, तो वर्क पीस की जो चिप है वो आगे की तरफ फ्लो होनी शुरू हुई, तो इसके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। यस और नो? इसके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट जनरेट होगी, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, मेटल हमारा टूटने की कंडीशन में आएगा या नहीं आएगा? मेटल हमारा टूटने की कंडीशन में आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, जहां पर हीट सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही होगी, जहां पर हीट सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही है। क्या मेरा मेटल यहाँ से टूटेगा, क्या टूल यहाँ से टूटेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा गैप आ गया है चिप, और उसमें गैप आ गया, काफी दूर पहुंच गया है चिप। ठीक है, जबकि यहाँ सबसे ज्यादा पास में है, ठीक है, और यहीं पर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो ये जो होता है एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये इस टिप से अराउंड 2 to 3 mm पर होता है। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ जिस पर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है, वो टिप पर ना होके 2 to 3 mm आगे होता है, जिस पर फ्रिक्शन सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है चिप का, किसके ऊपर, रेक सरफेस के ऊपर। तो कहां से टूल खराब होगा, 2 to 3 mm आगे से। ठीक है, ये क्या है मेरा फेस, ठीक है, ये है मेरा फेस। तो फेस पर अब जरा थोड़ा सा विजुअलाइज करो, जब इस पर चिप निकल के चली गई होगी, आपका ऑपरेशन चल रहा है, आपने टर्निंग दे दी, टर्निंग कर दी, उसके बाद ये चिप अपना निकल के पूरा फिनिश्ड पार्ट हो गया। उसके बाद मैंने बुलाया आपको और मैंने कहा कि जरा इस टूल की हालत देखो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा कुछ दिखेगा या नहीं? यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ आया था, साइड कटिंग एज से कर रहे थे आप कटिंग, टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ आया था, 2 to 3 mm अवे फ्रॉम द कटिंग एज। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये आपको कैसा दिखेगा, ठीक है, ये आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पर मेल्टेड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बहुत ज्यादा हीट कर दी, या फिर वो परफेक्ट नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक वियर टाइप, एक वियर टाइप। इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रेटर वियर। इसे हम क्या बोल देते हैं, क्रेटर वियर। ये किस वजह से हुआ, ये किस वजह से हुआ, एग्जांपल समझो। क्रेटर वियर मतलब थोड़ा सा यहाँ पर गड्ढा मान के चलो, ठीक है, ऑब्वियस ऐसा होगा या नहीं होगा? ठीक है, जिस टाइम पर चिप यहाँ से बाहर चली गई, ठीक है, उसके बाद मशीन करने के बाद आपने टूल को देखा, तो आप क्या देखते हैं कि पहले सरफेस नहीं बचा, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई। वो क्यों आई है? क्योंकि जिस टाइम पर यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, ये टूल क्या है, ये टूल क्या है, इससे ज्यादा हार्डर, ये टूल क्या है, इससे ज्यादा हार्डर, और अगर ये ज्यादा हार्डर है तो इसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा है, इसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा है। आपको याद होगा कि सी जहां ज्यादा होता है वहां हार्डनेस ज्यादा होती है, ठीक है, कार्बन परसेंटेज इसमें ज्यादा है, तो क्या होगा, जब ये हीटिंग में चला जाएगा, जब इसका टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा इस पॉइंट पर, तो कार्बन जो है वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, कहां को, चिप की तरफ। कार्बन डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, किधर की ओर, चिप की तरफ।
समझ में आ रहा है या नहीं? क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई है, हाई टेम्परेचर जोन। तो हाई टेम्परेचर जोन में जो कार्बन इसका टूल का था वो चिप के साथ में जाना शुरू कर देगा। तो ये जो वियर आ रहा है वो बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन की वजह से, है ना। एक तरह से क्या हो रहा है, मेटल यहाँ से हटके किसके साथ जा रहा है, चिप के साथ, बट बहुत ही माइन्यूट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बट यहाँ पर इफेक्ट तो आएगा उसका, तो इसी को हम एक टाइप का वियर बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं और भी अच्छे से किसमें समझाने वाला हूँ, जो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक समझाया था। टॉपिक में लास्ट में सेकंड लास्ट चैप्टर था टूल लाइफ एंड टूल वियर, याद हो गया है ना। तो वहां पर मैं टूल लाइफ एंड टूल वियर को हर एक टाइप का, फ्लैंक वियर कैसे होता है और ये क्रेटर वियर कैसे होता है, और अच्छे से 3 टाइप से होता है, वो चीजें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल समझ में तो आ रहा है ना कि जो मेरा ये साइड कटिंग एज एंगल है उससे जब हमारी चिप फ्लो करेंगी तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। उस टेम्परेचर की वजह से कार्बन क्या करेंगे, अपने आप को डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम द टूल मटेरियल टू द चिप मटेरियल। ठीक है, कि चिप और टूल में क्या हो गया यहाँ पर एक तरह का एंगेजमेंट। बात क्लियर है? तो ये जो कार्बन मटेरियल अगर उसमें चले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें एक पर्टिकुलर गड्ढा पड़ जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा, तो यही हमारा क्रेटर वियर कह रहा है। ठीक है, तो ये वर्डिंग आपको यहाँ पर दिख रही है। तो अब एक बात बताइए, अगर मेरा यहाँ पर जैसे एंगल की बात अगर करें हम, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें, ठीक है, आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द वर्कपीस, क्या होगा, चिप्स निकलनी शुरू होंगी, चिप्स फ्लोज, ठीक है, ओवर द रेक फेस एंड हैवी ड्रैग एग्जिस्ट। ठीक है, जिसकी वजह से चिप फ्लो कर रही है। हैवी ड्रैग एग्जिस्ट बिटवीन द चिप एंड द रेक फेस। यस और नो? चिप जो है वो उस पर काफी ज्यादा ड्रैग लगाएगी। ड्रैग फोर्स मतलब टूल को वो खींचेगी अपने साथ। ठीक है, बट टूल तो हमारा इस जगह रहेगा, तो चिप जब इस पर ड्रैग फोर्स लगाएगी तो वो यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, इस जगह साइड कटिंग एज से फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। ड्यू टू दिस temperature continues to develop and maximum temperature will appear at the 2 to 3 mm away from the cutting edge. Clear है? यहाँ तक समझ में आ गया? Next, at high temperature carbon start diffusing from tool to the chip and as a result of that tool becomes weaker. ठीक है, और यही एक तरह का वियर होता है, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यू टू ड्रैग बिटवीन चिप एंड टूल ए पोर्शन ऑफ द टूल विल बी कैरिड अवे बाय द चिप। This phenomena is called as the diffusion wear. और जितने wear होते हैं वो आगे देखेंगे हम। By increasing the back rake angle, अब जरा थोड़ा सा इस चीज को समझना। By increasing the back rake angle, chip flow will be easier. Chip flow will be easier क्यों? क्योंकि अगर आप rake angle नहीं बढ़ाओगे तो जो चिप जा रही है, अगर इसे जीरो rake angle मानो, तो जो चिप जा रही है वो इसके अंदर तक जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, जो चिप यहाँ से निकाल रहे हो वो इसके अंदर जाने की कोशिश करेगी। कि चिप का जो पहले से टेंडेंसी थी, वो चिप की टेंडेंसी यहाँ पर थी। चिप की टेंडेंसी कहाँ थी? यहाँ पर थी। अब जितना आप ज्यादा रेक एंगल लेके चलोगे, चिप उस पर ज्यादा ड्रैग लगाएगी या नहीं लगाएगी? लगाएगी। ठीक है, तो अगर चिप उस पर ज्यादा ड्रैग लगाएगी तो फोर्स भी उस पर ज्यादा जनरेट होगा, हीट भी उस पर ज्यादा जनरेट होगी, टेम्परेचर भी उस पर ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं रेक एंगल को बढ़ा दूं तो चिप फ्लो स्मूथ होगा। अगर रेक एंगल बढ़ेगा तो चिप फ्लो स्मूथ होगा। इस चीज को आप समझो जरा अच्छे से। अगर रेक एंगल बढ़ेगा तो चिप फ्लो स्मूथ होगा या नहीं होगा? होगा। अगर चिप फ्लो स्मूथ होगा तो टेम्परेचर जो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा था वो कम होगा। इसका मतलब रेक एंगल बढ़ाना फायदेमंद है। टूल लाइफ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बट उससे एक ड्रॉबैक भी है। सोचो जरा, क्या अगर आप रेक एंगल को बहुत ज्यादा बढ़ाते गए तो क्या होगा, मेरा लिप एंगल कम हो जाएगा। लिप एंगल कम हो जाएगा, जो मेरा टूल था वो वीकर होता जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए ऑप्टिमम बैक रेक एंगल होना चाहिए या नहीं? ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। कम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? वियर होने की। कम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? चिप की वजह से ड्रैग ज्यादा लगेगा, उसकी वजह से टेम्परेचर पीक टेम्परेचर 2 to 3 mm पर आएगा, उसकी वजह से वियर होगा। अगर कम रेक एंगल रखोगे तो, बट अगर उसे ज्यादा बढ़ाते गए बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, मेरा टूल ही वीक हो जाएगा। दोनों कंडीशंस के बीच में रहना है अपने आप को। बात समझ में आ रही है? तो बैक रेक एंगल जो है वो हमारे ऑप्टिमम रेंज में रहेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज यहाँ समझ में आ रही है। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द बैक रेक एंगल चिप फ्लो विल बी इजियर, दैट इज द ड्रैग विल बी डिक्रीजेस एंड हेंस टूल वियर एंड हेंस टूल लाइफ विल इंक्रीजेस। ठीक है, बट when this angle becomes more than the particular value of the lip angle, ठीक है, then tool strength will be decreases and hence tool life will be decreases। बात क्लियर हो गई? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है हमारा बैक रेक एंगल। मतलब बैक रेक एंगल क्या होना चाहिए था? एक ऑप्टिमम वैल्यू।
बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, तो इसकी भी हम ऑप्टिमम वैल्यू अराउंड एंड अराउंड, ठीक है, 5 डिग्री टू 15 और 20 डिग्री लेके चलते हैं, ठीक है। ये जो रेंज है ये हमारे बैक ब्रेक एंगल की होती है, तो ऑप्टिमम हमारा कितना हो जाएगा, जो जनरली यूज होगा 12 डिग्री 10 डिग्री इस तरह से, ठीक है, बैक ब्रेक एंगल। बात क्लियर है। उसके बाद आ गया हमारा साइड ब्रेक एंगल। अब बताइए बैक ब्रेक एंगल की कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आई या नहीं? यस सर। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट बता दीजिए बैक ब्रेक एंगल थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्या क्या चीजें हो रही है, बैक ब्रेक एंगल क्या क्या चीजें कर रहा होगा। अब बस नाम चेंज करना है, ठीक है, नाम चेंज करना है। बैक की जगह बैक ब्रेक एंगल यहाँ वाला था, ठीक है, अब उसकी जगह आपको साइड ब्रेक एंगल लेके चलना है। काम बिल्कुल सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो काम इसमें था वही काम इसमें था, तो ऑब्वियस है। अगर मैंने थोड़ा गलती ये कर दी थी कि साइड ब्रेक एंगल था तो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया, तो यहाँ पर अगर बैक ब्रेक एंगल की वजह से गियर प्लॉट करूंगा तो कहाँ आएगा, आएगा ये वाला बैक ब्रेक एंगल है, ये वाला साइड ब्रेक एंगल, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर गियर आएगा, ठीक है, तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। बट ये कटिंग एज तब ये कटिंग एज होगी, अभी जो समझाया था साइड कटिंग एज वो ये, ठीक है, तो यहाँ दोनों में ही दोनों साइड से ही खराब हो जाएगा। कब? जब टूल को आप दोनों साइडों से यूज किए थे मशीनिंग में, अगर आपने ये यूज ही नहीं किया तो यहाँ ग्रेटर गियर क्यों आएगा, मतलब बात क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो साइड ब्रेक एंगल क्या है, साइड ब्रेक एंगल की डेफिनेशन में बस ये याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन में कौन सा प्लेन लेना है बस। तो साइड ब्रेक एंगल कौन से वाले प्लेन से लिया गया था, साइड ब्रेक एंगल कौन से वाले प्लेन से लिया गया था, ठीक है, क्या ये साइड ब्रेक एंगल कौन से वाले प्लेन में लिया गया था, साइड ब्रेक एंगल, तो ये वाला प्लेन हमारा कौन सा था, ये वाला, मतलब perpendicular to the base and parallel to the width, perpendicular to the base and parallel to the width, ठीक है। साइड ब्रेक एंगल इट इज द एंगल